सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का साथ होता है और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करें कि पूनिया जी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब गुरप्रीत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का सबसे पहले बात ईरान अमेरिकी इजरायली जंग के बारे में। ईरान जंग से अमेरिका खासा नाराज है। 63% लोग जो हैं ट्रंप को नापसंद करना शुरू कर चुके हैं। और वैसे तो ट्रंप ने जब अपनी इलेक्शन लड़नी थी उस टाइम पर उन्होंने इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने की बातें ही की थी, लेकिन अभी बिल्कुल उसके उलट चल रहा है काम इसीलिए नापसंद किया जा रहा है। देखिए, अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में गिरावट हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के सर्वे के मुताबिक 63% लोगों ने ट्रंप से नाराजगी जाहिर की है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में आज ये रिपोर्ट भी छपी है और ये सर्वे का हवाला दिया गया है। सिएना कॉलेज और न्यूयॉर्क टाइम्स का जॉइंट, मतलब अपन कहें कि पॉपुलरिटी रेटिंग था, उसमें उनको 37% लोगों की सहमति हासिल हुई है और जो उनके दूसरे कार्यकाल में सबसे कम इसको माना जा रहा है। रिपोर्ट में 2/3 अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप का ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने का फैसला गलत था। ज्यादातर लोगों को मानना है कि इस युद्ध की कीमत उसके फायदे से ज्यादा रही है। खैर, और इसके अलावा इस सर्वे में बहुत सारे सवाल थे। ट्रंप इकोनॉमिक फ्रंट पे भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर भी जो राय है वो 64% लोगों की थी। इसके अलावा महंगाई की वजह से भी लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और आप देखेंगे तो अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें फरवरी के बाद से ही बढ़ी हैं, तो उसका गुस्सा भी देखने को मिला है। अब सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हो तो डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को रिपब्लिकन के मुकाबले 10% बढ़त मिल सकती है। तो खैर, ये इस पूरे जो न्यूयॉर्क टाइम्स और सेना कॉलेज के इस सर्वे की फाइंडिंग रही। आज काफी इसको लेकर बहस भी हुई है और अलग अलग इसको लेकर विश्लेषण किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए गुरप्रीत, अगर इसको मेरे को पॉलिटिकल फिलोसफी में थोड़ा सा इसको बोलना हो कि जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं उनका जब वो कोई चीजें कर रहे होते हैं और रिजल्ट उनमें एक सपना दिखा के कि हम ये रिजल्ट अचीव कर लेंगे और वो नहीं होती हैं, तो समटाइम्स रेटिंग में वो चीजें दिख सकती हैं, क्योंकि रेटिंग प्रक्रियाओं में जो भाग लेते हैं वो अर्बन सिटी का एक पढ़ा लिखा तबका ज्यादा भाग लेता है। लेकिन अगर उसको आप ये मान के चल लें कि उन पॉपुलिस्ट लीडरों की का पॉपुलिज्म कम हो रहा है, उसमें उसके लिए सहमत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि दुनिया भर के ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर, खासकर राइट विंग से आने वाले पॉपुलिस्ट लीडर, उनकी रेटिंग्स बेशक से सर्वेज में कम दिखाई दी हूँ, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स हैं या फिर उनके बिलीवर्स हैं उनमें कोई ऐसी कमियां नहीं दिखाई देती होंगी, कई बार नहीं दिखती हैं। और उसमें जो इलेक्शंस के रिजल्ट हैं वो भी ऐसे चीजों को देखते हैं। मतलब सेम इन द केस ऑफ इंडिया, तो उसमें भी मोदी को लेकर बहुत सारे सर्वेज, बहुत सारी रिपोर्ट हम देखते हैं कि जिसमें उनकी रेटिंग कम होती है, लेकिन इलेक्शंस में वो बिल्कुल एकदम उलट मामला होता है। तो जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं उनको उनकी जो रेटिंग्स को लेकर और उनकी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर अलग अलग किस्म के अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग नैरेटिव्स होते हैं, तो एकदम से उसको एक ही तरह मान लेना, मैं मतलब उससे थोड़ा सा कम सहमत दिखता हूँ इसके। हालांकि चलिए, ये तो रेटिंग की बात हुई। अगर ये भी बात करें कि 5 बड़ी अपडेट्स पिछले 24 घंटे में क्या रही हैं, तो यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन से हमला किया गया है और उसमें यूएई के यूनाइटेड अरब अमीरात के जो पावर प्लांट है, उसको न्यूक्लियर प्लांट है, उनको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा 15 एलपीजी जहाज भारत पहुंच रहे हैं हॉर्मुज पार करके, तो भारत को थोड़ी राहत मिलेगी। भारत बार बार हॉर्मुज में शिपिंग रोकने को लेकर आवाज उठा रहा है। यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने भी ये बात कही है कि उनके कमर्शियल शिपिंग रोकना गलत है जो हॉर्मुज में ईरान रोक रहा है। खैर, अब ट्रंप एक नया ऑफर भी पेश कर रहे हैं कि ईरान को 20 साल अगर वो अपने एटॉमिक प्रोग्राम को सस्पेंड कर देते हैं तो हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये और उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान का टाइम है वो खत्म हो सकता है। तो खैर, ईरान मेरे हिसाब से 5 से 7-8 साल तक माना हुआ है। कई रिपोर्ट से ये भी कह रहे हैं कि 12 साल तक मुलतवी करने के मामले पे भी माना हुआ। लेकिन जहां तक हमारे पास ईरान से जो रपटे हैं
तो ये माना जा रहा है कि 5 से 7 साल तक सस्पेंड करने में, मुलतवी करने में ईरान राजी है। तो खैर सीज फायर आप देखिए कि लेबनान और इजरायली मामलों में तो आपको वो लागू दिखेगा ही नहीं। कल फिर साउथ लेबनान में 30 से ज़्यादा हमले हुए और काफ़ी भारी मात्रा में वहाँ से लोगों ने पलायन भी कर रहे हैं, वो भी हमें देखने को मिला। खैर अब यही है, ईरान होर्मुज के लिए नया अभी सिस्टम लागू की बात कर रहा है। और एक एक बात ये भी हो रही है कि देखिए स्टेट ऑफ होर्मुज में आज कोई समझौता लागू हो जाए, दोनों में बेशक से सहमति बन जाए, फिर भी जो ये ऑयल फ्यूल क्राइसिस दिख रहा है, एनर्जी संकट दिख रहा है, ये लंबा चलेगा। उसका रीजन ये है कि स्टेट ऑफ होर्मुज में ईरान ने माइंस बिछाई हुई हैं, माइंस को भी निकालने में कई महीने लगेंगे। तो इतना आसान नहीं है। अब ये संकट, मेरे को लगता है कि जो एनर्जी संकट, कन्वेंशनल एनर्जी का जो संकट है, वो आपको थोड़े लंबे समय तक दुनिया भर में देखने को मिलेगा। जी। और इससे अगर आगे बढ़े तो नीदरलैंड में मोदी सरकार से प्रेस स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर तीखे सवाल पूछे गए हैं, यहाँ तक कि बहस भी हो गई है वहां पर। देखिए गुरप्रीत, वैसे तो कोई भी ये बात बाहर जाके दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर है, सर्वे सर्वा है, तो उसके बारे में ये भी चेक करना ही चाहिए कि उसने अपने मुल्क में कितनी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नरेंद्र मोदी साहब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं पिछले, जिन्होंने 12 साल में कोई किसी भी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में नहीं की है। तो खैर प्रेस, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो जो बाहर के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो उनको प्रेस के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे विवाद शुरू हो जाते हैं। अब यही नीदरलैंड में भी हुआ। नीदरलैंड की यात्रा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि जो डच पत्रकार थे, वो लगातार सवाल पूछ रहे थे, और जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे, उनमें तीखी बहस देखने को मिली। तो ये मुझे लगता है कि इसमें यही है कि जो हेग में जो डच प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास है, कैट स्विस, उसमें जो डिनर था, उसमें प्रधानमंत्री रोब येटेन ने स्थानीय पत्रकारों से बातचीत की थी। उसमें कई सारे सवाल पूछे गए, जिसमें नीदरलैंड और भारत के संबंधों के विभिन्न पहलुओं के बारे में थे। तो वेटेन ने मतलब पत्रकारों से कहा कि मोदी की भाजपा सरकार के तहत भारत में और घटनाक्रमों को लेकर नीदरलैंड और यूरोपीय संघ के अन्य देशों के बीच चिंताएं मौजूद हैं। तो मतलब उसको लेकर जब ये चीजें हो ही रही थी, तो फिर जो डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने, भारत के डिप्लोमेट्स थे, उन्होंने तू मैं की, और उसमें उन्होंने कई पत्रकारों को भी टारगेट किया। तो वहाँ के जो पत्रकार थे, उन्होंने मतलब जो डिप्लोमेट्स थे भारत के, उनको कड़ी सुनाई, खरी खोटी भी सुनाई। तो खैर काफी इसको लेकर चीजें हुई हैं। मतलब वो जो जैसे मेरेल का जवाब था, सीबी जॉर्ज का जवाब था, ये काफी मतलब वायरल हो रहे हैं। तो इनको मतलब हालांकि इंडिया में उतने वायरल नहीं हो रहे, लेकिन यूरोप में काफी इनको लेकर बातचीत हुई। जी। और इससे आगे बढ़े, यूएस ऐसे और रिश्वतखोरी केस खत्म करने के लिए यूएस में जो अडानी के ऊपर है, ये क्या चल रहा है अभी? उस रिपोर्ट आई है जो सामने। देखिए, एक जो यूएस का एक फेडरल कोर्ट है, उसमें गुरुवार को एक जो प्रस्तावित समझौते के तहत जो भारतीय कारोबारी गौतम अडानी है, उनको 60 लाख अमेरिकी डॉलर के जुर्माने पर सहमति उन्होंने दी है। उनके जो भतीजे हैं सागर अडानी, वो कह रहे हैं कि 1.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुर्माना भरने पर उनकी सहमति बनी है। हालांकि अभी इस समझौते को जज से सहमति मिलना बाकी है। तो खैर अब निपटारा हो रहा है, तो एक हिसाब से उनके गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी टोटल अमाउंट देखेंगे तो 1.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गए। इतना जुर्माना देकर वो इन आरोपों का, रिश्वतखोरी, इन चीजों का निपटारा करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो खैर अभी ये स्थिति ये भी है कि जज ने भी उनके समझौते को एक्सेप्ट नहीं किया, और इधर सागर अडानी और गौतम अडानी प्रेस तो दूर है ही, तो प्रेस में भी उन्होंने नहीं माना है। तो इकोनॉमिक टाइम्स हो या फिर अमेरिका के और कई अखबारों, उनमें इस किस्म की रिपोर्टिंग देखने को मिली है। और उसमें जो हालांकि जज का ठप्पा लग जाएगा, उसके बाद इसको ये माना जाएगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि प्रस्तावित समझौता तो है ये, कि 1.8 करोड़ जो डॉलर जुर्माना देने के लिए गौतम हो गए, जो गौतम अडानी और सागर अडानी वो राजी हो गए हैं। जी।
और इससे आगे बढ़े तो योगी बोल रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, संख्या ज्यादा है तो खुद कंट्रोल करो। देखिए, ये बड़ा अब आपको, क्योंकि ये साल बड़ा क्रूशियल होने वाला है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में अगले साल चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश में आपको इस किस्म की जो स्टेटमेंट हैं वो मुख्यमंत्री की तरफ से अब ज्यादा देखने को मिलेंगी। वो पोलराइजेशन करने की तरफ बढ़ रहे हैं और उनकी जो सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो उनके खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, उसको वो हिंदू मुसलमान वाले एंगल से काबू करने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में उन्होंने ये स्पीच दी है और बकरीद से एक हफ्ते पहले उन्होंने इसको लेकर सख्त चेतावनी दी है। तो खैर वहां पर वो एक अमर उजाला अखबार का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने बोला कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, प्यार से मानेंगे ठीक है तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। तो मतलब दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे वो आपको पता ही है, जोर जबरदस्ती वाला। तो खैर तो उन्होंने बरेली की बात कही कि बरेली में लोगों ने हाथ आजमाया था, ताकत भी देख ली थी, यानी कि जो आई लव मोहम्मद वाला इशू चला था, तो उसमें उन्होंने कैसे जो मुस्लिम लीडर्स को गिरफ्तार किया, कैसे मुसलमानों के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, तो वो सब हम देख ही चुके हैं। तो काफी इसको लेकर बात हो रही है कि जो साफ साफ दिख रहा है कि जो स्टेट है और जो स्टेट के चीफ हैं वो साफ तौर पर मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा के बयान है वो दे रहे हैं और वो एक एग्रेसिव कम्युनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन आपको मतलब से एक तो खबर ये है, एक दूसरी खबर मैं आपको उत्तर प्रदेश की बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश में इफ्तार के आपको ध्यान हो, गंगा में इफ्तार करने के नाम पे 8 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था। तो उस मामले को आप देखिए, तो उस मामले में उन 8 को जमानत मिल गई है, लेकिन उन जो मुसलमान जो जो लड़के थे इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको जमानत मिली। अब गंगा को कैसे डिफाइन करेंगे? मान लीजिए कि उनकी गिरफ्तारी किस वजह से हुई? उनको कहा गया कि ये गंगा नदी तो हिंदुओं की पवित्र नदी है, उसमें ये इफ्तार पार्टी करने के लिए चले गए, इसलिए उनके ऊपर मतलब केस किया गया। और बीजेपी के जो यूथ विंग है उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। ठीक है, तो गिरफ्तारी हो गई आठ लोगों की, लेकिन उनकी जमानत भी हो गई है। पर मेरे को ये बात नहीं समझ में आई कि गंगा नदी सिर्फ हिंदुओं की कैसे है? क्या कोई नदी, कोई पहाड़, कोई तालाब, कोई झरना, कोई झील या जमीन किसी एक धर्म की हो सकती है? ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो खैर मतलब आप एक पूरे धर्म को एक नदी जो उसके नेचुरल जो अपन कहें कि रिसोर्स हैं इस देश के, उनसे ही आप कह रहे हो कि नहीं नहीं इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो अब यही है कि वो लगातार जो बीजेपी यूथ विंग के जो नेता लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी इन युवकों को सबक और मिलना चाहिए, और सबक मिला है। हिंदुओं और सनातन के प्रति जिस तरह की भावनाएं हैं अब उन्हें प्रशासन का डर लगेगा, क्योंकि प्रशासन हमारे साथ है। तो हाँ, दिख ही रहा है कि जो प्रशासन है वो उनके साथ है, उनके ऊपर कैसे कैसे जो केस हैं वो लगा के उनको गिरफ्तार किया गया, और काफी मतलब महीनों बाद उनको जो है जमानत मिली है। अभी तो और भी टोटल 14 लोग गिरफ्तार थे, तो 6 लोग तो अभी भी बचे हुए हैं, 8 लोगों की ही जमानत हुई है। तो काफी इसको लेकर मामला है कि क्या मतलब जो नदी है, नदी सिर्फ एक धर्म से ही है, और अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उसमें अपना त्योहार मनाने जाएगा या फिर कुछ करने जाएगा तो क्या उसकी गिरफ्तारी जायज है? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश अगला, आप क्योंकि चुनाव है अगले साल, तो आपको एक अगला बड़ा सपोर्ट दिखेगा जहाँ पे हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत एग्रेसिव होती हुई दिखेगी। जी। और इसी के साथ आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश की खबर पे चर्चा करते हैं। एक ही दिन में करीब 50 नौकरशाहों ने 2000 हेक्टेयर जमीन खरीदी है। ये तो बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। हाँ, आपको हैरानी होगी, सबको हैरानी हुई। मैंने भी देखा कि 50 IAS अधिकारियों ने एक ही दिन में 2000 हेक्टेयर जमीन खरीद ली। वो जमीन देखिए कि वहां पर ना 3200 करोड़ रुपए का एक भोपाल वेस्टर्न बाईपास पास होना था। ठीक है, उस प्रोजेक्ट के पास होने से पहले ही एक ही दिन में 2000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन 50 IAS लोगों ने खरीद ली। यानी कि जैसे ही बाईपास रोड है जो चौड़ा, वो बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, तो उस जमीन जो उन्होंने लाखों की खरीदी है वो करोड़ों की हो जाएगी। तो क्योंकि उनके पास पहले जानकारी थी कि यहाँ पे बाईपास बनना है, उन्हीं के पास फाइल देखी, और फाइल देख के फिर उन्होंने
उन किसानों को, एक हिसाब से उन किसानों को नुकसान पहुंचाया है। जिन किसानों के जमीनें थी उनसे औने पौने दाम में डरा के धमका के जैसे भी खरीदी है, और आप उसको करोड़ों की बेचेंगे। तो भारत ना बड़ा जटिल देश है। कल हम रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहे थे कि कैसे उसने गुड़गांव में किसान से 2.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी थी, और उसकी CLU करा के 54 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से DLF को बेच दी थी। तो ये भी वैसा ही मामला है कि लाखों में जमीन खरीदी, लाखों रुपए के कुछ लाखों के हिसाब से जमीन खरीदी है, और जब बाईपास बन जाएगा तो वही करोड़ों की हो जाएगी। उसकी CLU करवाएंगे, और बढ़िया जो ये कंपनियां होती हैं जो फ्लैट वगैरह बनाती हैं या फिर रिहायशी कॉलोनियां बनाती हैं, उनको बेच देंगे ये महंगे महंगे दामों में, प्लॉटिंग हो जाएंगी उनपे। तो काफी मामला है। और यहाँ इतना ही नहीं, आपको मैं बताऊं तो वहां पर मतलब उन जो वो जमीन ने खरीदी थी, एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी, उनकी CLU करवाने के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिया उन्होंने। उनको रिहायशी उनका जो लैंड यूज है उसको एग्रीकल्चर से बदलवा के रेजिडेंशियल बनाने के लिए ऑलरेडी उन लोगों ने एप्लीकेशन वगैरह दे दी, उनके दलाल वगैरह उन लोगों ने। तो आप सोच के देखिए कि ये क्या खेल चलता है कि मतलब ऐसा जो जमीन है ऐसे खरीदते हैं और फिर उससे करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाते हैं, और खासकर उसमें नेता लोग होते हैं और ऐसे तो अफसरशाह होते हैं। भाई पॉलिसी भी नहीं इन्हीं ने बनानी है, और उस पॉलिसी के फायदे भी इन्हीं लोगों ने उठाने हैं। मारा गया कौन? किसान। तो ये बड़ा बड़ा अजीब खबर थी, और मुझे भी जब मैंने देखी थी तो मेरे को भी बड़ा अजीब लगा था। जी। और इससे आगे बढ़े तो दिल्ली NCR में CNG की कीमतें आज फिर बढ़ गई दूसरे दिन भी। हाँ, 2 दिन में बढ़ोतरी हुई है। आज 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाया गया है, पहले 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। तो CNG की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अब बात यही है कि देखिए एनर्जी संकट तो खड़ा है। हम शायद 3-4 दिन पहले बात कर रहे थे, जब 3 रुपए डीजल और पेट्रोल के ऊपर बढ़ाए गए थे, तो मैं आपको बता रहा था कि ये अब होगा। जैसे कमर्शियल सिलेंडर पे इन्होंने एकदम दाम बढ़ाए 992 रुपए, यानी कि 1000 रुपए के आसपास। तो उसका उसका जो एग्रेशन था वो देखने को मिला एकदम से। आपको रेस्टोरेंट और होटलों में जो फूड के प्राइसेस का हाइक देखा, और कैटरिंग और ब्याह शादियों में जो हलवाई के खर्चे पड़ते, उनमें आपको जो एकदम से उछाल देखा, तो वो साफ समझ में आया। पेट्रोल डीजल में ये कर नहीं सकते थे। जैसे बंगाल के और उधर चुनाव, तमिलनाडु वगैरह के चुनाव खत्म हुए, इन्होंने तुरंत वृद्धि का देखा और हाइक करने का देखा, और 3-3 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन याद करिए कि मैं उस टाइम से ये कह रहा था कि कम से कम ये 15-15 रुपए बढ़ाएंगे, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। कभी 3 रुपए बढ़ा दिए, कभी 2 रुपए बढ़ा दिए। CNG में इन्होंने दो दिन के अंदर ही 2 बार रुपए बढ़ाने की जो है फैसले ले लिए हैं। डीजल पेट्रोल का भी आपको एक आध दिन में फिर दिख जाएगा कि 2 रुपए बढ़ा दिए हैं या 2.5 रुपए बढ़ाते हैं। ऐसे कर करके 1 महीने के अंदर अंदर मुझे लगता है कि ये कीमतों को थोड़ा ऊंचा लेके जाएंगे। एनर्जी संकट साफ दिख रहा है, और उसका असर आपको हर एक जगह पे दिखेगा। तो अगले कुछ कुछ जो महीने हैं वो कहीं ना कहीं काफी अपन कहें कि क्रूशियल होने वाले हैं। जी। और इससे आगे बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद शर्जील इमाम को जमानत से इनकार के फैसले की आलोचना की है। फैसला भी वैसे जनवरी, इसी साल जनवरी महीने में शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का ही था। उसमें उन्होंने कहा था 5 साल से वो जेल में बंद थे, लेकिन उस समय उनकी जो जमानत नहीं हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि 1 साल तक वो कोई पटिशन ही नहीं लगा सकते जमानत की, जो कि काफी खतरनाक था, और उनको एकदम से देशद्रोही बना के पेश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसकी आज जो जस्टिस BV नागरत्ना है और जस्टिस उज्जवल भुइयां है, उन्होंने इसके ऊपर आपत्तियां जाहिर की हैं और कहा है कि ये साफ तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 और 22 का वो करता है। ये सभ्य समाज की बुनियादी निर्दोषता की जो धारणा पर टिकी हुई है, उसका उसका खिलाफ, उसके खिलाफ है। तो ये काफी इसको लेकर आज बातचीत छिड़ रही है कि कैसे अब तो 6 साल हो गए हैं, 2020 से वो बंद हैं, तो 6 साल में इनको जमानत नहीं मिली है। उनके केस में कोई पुलिस ने ना कोई चार्जशीट पेश की है, ना कोई मामले में कोई सुनवाई हुई है। पिछले 6 साल से वो बच्चे जो स्टूडेंट लीडर्स हैं वो बंद हैं, और जो सरकार है और जो कोर्ट हैं वो उनके आप रवैये देख ही रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने खैर अपने ही सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों की आलोचना की है, जब उन्होंने जनवरी में फैसला सुनाया था। अब देखते हैं कि आगे क्या पता दोबारा जमानत पिटीशन लगाई जाए उमर खालिद और
शर्जील इमाम की, क्या पता उनको मिल जाए। लेकिन वही है कि अब तो लोग ऐसे भी देखने लग गए हैं कि किन की बेंच के पास जो ये है पटिशन जारी होती है। तो अगर कोई संघ आरएसएस के करीब का जज होता है, उसके पास चली जाती है, तो लोग अपनी पटिशन तक वापस ले लेते हैं। आपको पता ही होगा कि उमर खालिद के मामले में भी कितनी बार उन लोगों ने अपनी रिट पटिशन, जो पटिशन थी, जमानत पटिशन, बेल पटिशन, वो वापस लिए, क्योंकि उनको जो जिन जजों के पास गई उनके साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस से लिंक रहे हैं। अभी आपको वो जस्टिस श्रवण कांता वाला भी याद ही होगा, जिसको अरविंद केजरीवाल ने काफी, जिसके खिलाफ अपना एग्रेशन दिखाया कि ये तो आरएसएस की जज है, तो मेरे मामले में तो मेरे खिलाफ ही फैसला देगी। तो ऑलरेडी जो जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे ही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत हैं, 2 दिन पहले पत्रकारों को, नौजवान एक्टिविस्टों को, आरटीआई एक्टिविस्टों को, बेरोजगार युवकों को कॉकरोच बता रहे थे, पैरासाइट बता रहे थे। तो आपको दिख ही रहा होगा कि किस किस्म के जो जज हैं आजकल भारत की जुडिशरी में हैं, और वो किस किस्म के, हालांकि कुछ अच्छे जज भी हैं, जैसे आज जिन दो जजों ने क्रिटिसाइज किया है कि भाई जमानत दे दी जानी चाहिए थी शर्जील इमाम को, बेल इज द रूल है, एंड जो जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल, ये बात बोल के उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। तो खैर देखते हैं इसका क्या असर होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके हालात भारत में काफी काफी बुरे हैं। न्यायालयों से, अदालतों से उनको 5-5, 6-6 साल तक जमानतें नहीं मिल रही हैं। जी। और आज एक वीडियो खासी वायरल हो रही है मंत्री संजीव अरोड़ा की, जिसमें वो अपनी बेटी के गले लग के रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोर्ट में आज उनको पेश किया गया, जेल भेज दिया है उनको। हाँ, आम आदमी पार्टी सरकार में जो मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, उनको गुड़गांव कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया गया। अगली पेशी उनकी 1 जून को होगी। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और वो इस परिवार के साथ थे, तो भावुक पल दिखे। उनकी जो बेटी हैं कृतिका अरोड़ा, उन्होंने गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी, बेटी की आंखों में आंसू नजर आए। तो खैर अब मैं तो देख रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो केजरीवाल, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि संजीव जी आप बहादुर हो, देशभक्त हो, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चंडीगढ़ से उनको अरेस्ट किया था 9 मई को, और पिछले 7 दिनों पहले उनको 7 दिन का रिमांड मिला, फिर 2 दिन का रिमांड लिया गया। अब उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। उनके ऊपर जो पहले 157 करोड़ रुपए के जीएसटी फ्रॉड का मामला था, फिर उसको 100 करोड़ बना दिया गया। तो बहुत सारे इसमें लूप होल्स हैं। अगर इस केस को देखेंगे तो आपको साफ दिखेगा कि जो ईडी है वो कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल कर रही है, पॉलिटिकल कहीं ना कहीं ये गिरफ्तारी है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का शक, एक शब्द बरत रहे हैं, 157 करोड़ से वो 100 करोड़ पे आ गए हैं। तो खैर देखते हैं कि जीएसटी टैक्स इनपुट्स को लेकर जो चीजें हैं उसको क्या होगा। हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। तो देखते हैं कि आगे जो उनकी बेल पिटीशन है उसके ऊपर क्या सुनवाई होगी। लेकिन 1 जून तक अब वो जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल में रहेंगे। और इससे आगे बढ़े तो बीजेपी नेता का एक बयान है, सिख दंपति 4-4 बच्चे पैदा करें। हाँ, ये बयान मैं भी देख रहा था, तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि कैसे जो सिख कपल्स को, सिखों को बोल रहे हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करें। और मतलब देखिए, ये ऐसे बयान पहले उत्तर प्रदेश वगैरह से आते थे, जब साक्षी महाराज टाइप जो हिंदू धर्म के जो बाबा लोग हैं वो इस बीजेपी से जुड़े हुए, जब वो इस किस्म की बयानबाजी करते थे तो वो वहां से आते थे। और आप और हम लोग हंसते भी थे। वो बोलते थे हिंदुओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, 8 बच्चे पैदा करने चाहिए। पंजाब के भी बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश के, उनका है, वो हालांकि रिटायर्ड आईएएस अफसर भी हैं, जगमोहन राजू, उन्होंने कहा है कि पंजाब के हर सिख कपल को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। अगर तीसरा बच्चा होगा तो 30,000 रुपए, चौथा बच्चा होगा तो 40,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। तो उन्होंने भगवंत मान के लिए लेटर भी लिखा है। उन्होंने कहा कि सिखों की आबादी घट रही है, इसलिए उन्होंने आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू करने की मांग की। अब बात तो ये है कि भाई आपको कहना तो ये चाहिए था कि पंजाब में जो 2 महीने में या आप बाहर वालों की वोट बना दे रहे हो, 2 महीने में डोमिसाइल पकड़ा दे रहे हो, उसके लिए सख्त नियम होने चाहिए कि बाहर के लोग पंजाब में आके एकदम से जमीनें ना खरीद सकें, एकदम से वो पंजाब की उनकी वोटें ना बन सके, एकदम से उनके डोमिसाइल ना बन सके, ताकि जो पंजाब है पंजाबियों के लिए रहे। लेकिन उसकी बजाय आप कह रहे हो कि 4-4 बच्चे पैदा करो। तो खैर देखते हैं
हैं कि इसका हालांकि पंजाब में 3 बच्चों की मांग पैदा करने की मांग पहले भी होती रही है। तो देखते हैं कि साउथ इंडिया के जो सूबे हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि ये डर रहता है कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं, जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है, तो इसको लेकर काफी विवाद होते रहते हैं। तो साउथ इंडिया के बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो इस किस्म की बात करते हैं। पंजाब में ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस होती रही हैं पहले भी, पर देखते हैं कि अब जो ये स्टेटमेंट दी जा रही है, क्या बीजेपी इसको लेकर कोई लाइन लेगी या नहीं लेगी। एक इंडिविजुअल उनके लीडर की स्टेटमेंट है, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन बीजेपी काफी अलग अलग किस्म के एजेंडा पंजाब में अब चुनाव के लिए खड़ी करेगी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। अब जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।